हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई10 एक्सप्लेन्स। आई10 एक्सप्लेन्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना एमके सर। तो जैसा कि आपको पता है, कोप्रो सीरीज आपके पास चल रही है, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सीरीज, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आ रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसा कि मैंने पहले ही बोला, शुरुआत तो आप बहुत बढ़िया करते हो, पर अंत में जाके आप बहुत धीमे पड़ जाते हो। और यही रीजंस है कि ज़्यादातर 100 में से 90% फेल्योर का यही रीज़न है सिलेक्शन ना होने का, कि शुरुआत अच्छी होती है, अंत खराब होती है। तो पूरी वीडियो देखिए, शेयर कर दिया कीजिए, ताकि एटलीस्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे और आपको भी फायदा होता रहे, राइट। सो कोप्रो सीरीज में आज हम बेस की बात करेंगे। अगर कोई भी एस्पिरेंट्स जो आईआईटी जेईई या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ये बेस उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल तैयार रहिएगा, बहुत मजा आने वाला आपको इस सेगमेंट में। इससे रिलेटेड जहां तक क्वेश्चन की बात है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी 5 इयर्स में पूछे गए हैं, नीट में भी नजर आते हैं, और अलग अलग एग्जामिनेशंस में भी बेस से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। आप मुझे जानते हो, मैं आपका अपना एमके सर तकरीबन 10 साल से पढ़ा रहा हूं, और 3 साल हो गया अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाते हुए। आपको 1000 से ज्यादा कोर्सेज दे दिया है, आप जानते हो, बहुत जबरदस्त रेटिंग आपने दी है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मुझे बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिला है। मैंने इंडिया के कई टॉप लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, जहां पे शानदार रिजल्ट मैंने प्रोड्यूस किया। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, आप जैसा भी रैंक देखिएगा। ये सिर्फ आईआईटी जेईई में ही सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, ये नीट में भी आपको दिखेगा, ये WBJEE में भी दिखेगा, ओलंपियाड KVPY में भी दिखेगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जोनल टॉपर रह चुके हैं। लास्ट ईयर हमारे साथ कैमिलिया रॉय पढ़ रही थी, जो कि आईआईटी गुवाहाटी की जोनल टॉपर थी, और साथ ही साथ स्टेट टॉपर भी रही है वो वेस्ट बंगाल में। सो कहने का मतलब है कि बहुत सारे कमाल के रिजल्ट मैंने प्रोड्यूस किए हैं। और लास्ट ईयर हमने अनअकैडमी पे भी जबरदस्त 328 सिलेक्शंस दिया, 25 से 3 और बाद में ऐड हुए, तो लास्ट जोसा राउंड तक। तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट रहा है गाइस, आपने देखा ही है। ठीक है, आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। पहले आपको यह समझना है कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है और इसका स्केल क्या होता है। क्योंकि जब हम जेईई के क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, तो वहां पे आपसे पूछा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, या केबी का क्या ऑर्डर हो रहा होगा, या पीकेबी का क्या ऑर्डर हो रहा होगा। एग्जाम में कई बार चीजें घुमा फिरा के पूछी जाती है, सीधी नहीं पूछी जाती है। सो आपको सबसे पहले समझना होगा बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे आता है, केबी क्या है और पीकेबी क्या है। तो देखो गाइस, अगर मैं बेसिसिटी की बात करता हूं, 1 मिनट दे दीजिए। अगर मैं बेसिसिटी की बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो होता क्या है, बेसिसिटी की बात कर रहे हैं हम, बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये सीधी सी बात है कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज की हम अवेलेबिलिटी देखते हैं, राइट। हम ये देखते हैं कि हमारा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कितनी आसानी के साथ इजीली डोनेट किया जा सकता है या डोनेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बेसिक स्ट्रेंथ आपका एक्वस मीडिया में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे जेईई या नीट के पेपर में जो भी बेसिक स्ट्रेंथ के सवाल हैं वो पानी में नजर आए हैं। तो हमको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा यहां पे कि जब हम एक्वस मीडिया की बात करेंगे ना, तो चीजें किस तरीके से केबी पीकेबी आती है। तो देखो, एक्वस मीडिया की बात करते हैं, और हम सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर एक नाइट्रोजन बेस ले लेते हैं। हम यहां पर नाइट्रोजन बेस ले लेते हैं। नाइट्रोजन बेस के लिए आप मान लीजिए हमने ले लिया RNH2, और हम इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, पानी के साथ ट्रीट कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं एक इक्विलिब्रियम बनाता हूं तो क्या हो रहा होगा, ये यहां से पानी का H ले लेगा, RNH3 पॉजिटिव, और यहां से OH माइनस आएगा। अब गाइस, अगर मैं इसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर रिप्रेजेंट करूं, तो मान लेता हूं बेस के लिए KB ले लिया जाए, इज इक्वल टू हो जाएगा RNH3 पॉजिटिव, और यहां से हो जाएगा OH नेगेटिव, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा RNH2। अब बेटा देखो, ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ना, इस एक्सप्रेशन में जो यहाँ KB है ना, इसको बोला जाता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको बोलते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब आप ऐसे समझो कि इस केस में अगर मैं KB की बात करता हूं, तो सीधा सा फंडा है, KB जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, इक्विलिब्रियम उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। आई बात समझ में? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो बेसिसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी केबी की। मतलब जैसे जैसे केबी आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बेसिसिटी भी बढ़ता जाएगा। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती।
मजे की बात तो ये है गाइस कि यहां पे जब हम केबी को रिप्रेजेंट करेंगे तो केबी कुछ ऐसा लिखा जाता है, जैसे मान लो 8.7 इंटू 10 टू द पावर, मान लो कि -5 आ गया, या मान लो कि +5 आ गया, कुछ इस तरह के रेंजेस हो जाते हैं। कई बार तो ये अलग अलग तरीके से 10 टू द पावर बहुत तरीके से वैरी कर रहा होता है। मैंने इस पर ऑलरेडी आपको बताया, इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, राइट। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं किसको, पीकेबी को। अब पीकेबी क्या है, देखो पीकेबी का जब तुम यूज करोगे तो ये वैल्यू जो है वो एक प्रॉपर रेंज में आ जाती है। जैसे कि मान लो कि किसी का अब पीकेबी वैल्यू 3 हो गया, या मान लो किसी का पीकेबी वैल्यू 3.2 हो गया, या 5.7 हो गया, मतलब एक रेंज में आ जाती है। तो इसको कैसे लिया जाए, तो गाइज जो पीकेबी होता है ना, अपन इसको बोल रहे होते हैं -log10 केबी। मतलब अगर आप केबी का नेगेटिव log 10 पे ले लीजिएगा ना, तो ये पी केबी को बता रहा होगा। चूंकि नेगेटिव हो गया इसीलिए ये केबी अगर हाई होगा तो पी केबी लो होगा। तो मतलब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैं ऐसे बता सकता हूं फाइनली कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी केबी। मतलब जितना केबी आपका बढ़ेगा उतना बेसिसिटी बढ़ेगा, और जितना पीकेबी बढ़ेगा उतना आपका बेसिसिटी घटेगा। पीकेबी ऑलवेज उल्टा होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। सो ये स्केल है जहां मैंने आपको केबी और पीकेबी बताया है, राइट। बेसिक सा था यहां पे। अगर पानी में नहीं बात किया जाए तो नॉर्मली हम चेक करेंगे कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कितनी आसानी से डोनेट किया जा सकता है। क्लियर हो गया होगा, एकदम फंडामेंटल और बेसिक था, इसमें कुछ भी यूनिक नहीं था, राइट। ओके गाइस, अब आते हैं कार्बेनाइन बेसिस पे। देखो पीरियोडिक टेबल में अगर आप चेक कीजिएगा तो कार्बन बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। रीजन क्या होता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है, तो नेगेटिव चार्ज को ये अच्छे से होल्ड करके नहीं रख सकता है। इसीलिए आप देखोगे जो कार्बन बेसिस होते हैं वो बहुत आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाते हैं, राइट। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, पहले मैं आपको लिए चलता हूं पीरियोडिक टेबल में, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं पीरियोडिक टेबल में, मैं आपको पीरियोडिक टेबल में लेके चलता हूं। देखो पीरियोडिक टेबल में अगर तुम बात करोगे लेफ्ट टू राइट जा रहे होगे तो ऑर्डर कुछ ऐसा जाएगा, CH3 माइनस होगा, इसके बाद आपके पास NH2 माइनस आएगा, इसके बाद आपके पास OH माइनस आएगा, फिर F माइनस आ रहा होगा, राइट। देखो होता क्या है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस आपको नजर आ रही है, और यहां फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोड नजर आ रही है। तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखेगा, डोनेट करा पाना डिफिकल्ट होगा। CH3 माइनस मैक्सिमम बेसिक होगा। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा बेसिक आपको CH3 माइनस से दिखेगा, थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है पूरे वर्ल्ड में, है ना, तीसरा सबसे पावरफुल बेस। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी जो भी इंपॉर्टेंट है। आप इसी चीज को कंजुगेट बेस एसिड प्रिंसिपल से भी समझ सकते हो। कैसे, अगर मैं आपको बोलूं, थोड़ी देर के लिए समझो, अगर मैं आपको बोलूं CH4 है, मैं आपको बोलूं NH3 है, मैं आपको बोलूं H2O है, और मैं आपको बोलूं HF है। अब देखो इसमें से HF जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो इसका कंजुगेट बेस होगा ना F माइनस, वो ऑब्वियस सी बात है वीक बेस होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। और जो CH4 है ना ये वीक एसिड है। अब जो चूंकि ये वीक एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस आएगा ना CH3 माइनस, वो क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो वही चीज देखिए यहां पर भी आपको नजर आ रही है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस थी, और हम उधर से भी आ सकते हैं, तो ये अपने पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के कैटेगरी में आ जाएगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपको यहां से दिख रहा है, और ये आपको वीकेस्ट बेस दिख रहा है। तो पहले चीज आपको समझ में आती, कार्बन बेस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इसमें भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, आप ऐसे समझो। आप पहला केस देखो, जैसे कि मान लो कि मैं आपको एक केस दे रहा हूं, जैसे कि मान लो यहां से CH3 माइनस है, दूसरा केस ले लो यहां से CH3 CH2 माइनस है, तीसरा केस ले लो यहां से CH3 है, यहां से CH, यहां से CH3 माइनस है, चौथा केस ले लो यहां से CH3, यहां से CH3, यहां से CH3 और यहां से माइनस है। अब अगर मैं बात करूं इन चारों में से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो आप पहले 1 मिनट के लिए सोचो और बताओ। सोच लिया, ठीक है। देखो आपको मैंने पहले ही बताया, पिछली स्लाइड में ही बताया कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इजीली डोनेट कहां पे हो सकता है। अब जरा यहां पे सोचो कि यहां पे CH3 माइनस जो है चुपचाप एक ही जगह पे है, इसमें कोई भी एक्स फैक्टर आपको नजर नहीं आ रहा। यहां से धकेल रहा है जिससे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, यहां से धकेला जा रहा है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और बढ़ रही है, यहां से भी धकेला जा रहा है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और बढ़ रही है। माइनस जो है जैसे जैसे आप यहां बढ़ रहे हैं, देखिए नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं है,
सिर्फ यहीं तक चीजें लिमिटेड नहीं है। एक्चुअली ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इसमें हाइड्रोजन लगा देता हूं ना, तो एसिड के मामले में भी ये सबसे वीकेस्ट एसिड होगा, इसीलिए इसका कंजुगेट बेस सबसे स्ट्रांग होगा। तो नेगेटिव चार्ज आपको देखना है, क्या देखना है, कितना अनस्टेबल है। तो एक चीज पता चलती है, आप लोग लिख लीजिए इसको, अगर हमारा नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो गया, क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, सो ऑटोमेटिकली आपकी बेसिसिटी भी बढ़ने लगेगी, मतलब आपको अनस्टेबल ढूंढना है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, और सबसे अनस्टेबल ये है, तो सबसे ज्यादा बेसिक वो हो गया। आगे आइए, ए हो गया, बी पे आते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि एक केस लिया जा रहा है CH3 CH2 माइनस, दूसरा केस लिया जा रहा है CH2 CH CH2 माइनस, तीसरा केस लिया जा रहा है CH2 CH 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 CH2 माइनस। ठीक है, अब जरा सा आप देखो, मैं इन तीनों में कंपेयर करना चाहता हूं। जो फंडा लगाया गया है नेगेटिव चार्ज की अनस्टेबिलिटी वाला, वो लगाओ। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि यहां से आप क्या देख रहे हो, धकेला जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को धकेला जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, राइट। यहां से देखो रेजोनेंस आया, रेजोनेंस आने से स्टेबिलिटी बढ़ गई है, क्या बढ़ गई, स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई। यहां से आओ, यहां से देखो, इस तरीके से रेजो काम कर रहा है, यहां से इस तरीके से रेजो काम कर रहा है, दोनों तरफ से रेजोनेंस है, तो ये इनमें से मोस्ट स्टेबल ये नजर आ रहा है। अभी ऊपर आप चेक कीजिए, मैंने क्या बोला, आपको चेक करना है अनस्टेबिलिटी, सबसे अनस्टेबल ये है, उससे ज्यादा स्टेबल ये है, और सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। और जो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज डोनेट करने में उसको उतनी दिक्कत आएगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये है, इसके बाद तीसरा, दूसरा, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हुआ हमारे पास दो केस। तीसरे केस पे आइए। अब देखिए, मैं तीसरा केस आपको कार्बन बेस का लिए चलता हूं, आप लोग आंसर दीजिएगा सोच समझ के, राइट। सो पहला केस हमारे पास ऐसा आता है, यहां पे देखिए डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज हमने दे दिया है, ठीक है। दूसरा केस लेने जा रहे हैं, देखिए यहां से डबल बॉन्ड है, यहां से नेगेटिव चार्ज दे दिया। तीसरा केस लेने जा रहे हैं, यहां पे नेगेटिव चार्ज दे दिया। चौथा केस हम लेने जा रहे हैं, जहां यहां पे नेगेटिव चार्ज दे दिया है CH2 माइनस पे। अब मैं चाहता हूं कि इन चारों में से कंपेयर करूं और मैं बताऊं इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। आप सोचो जरा, कार्बन बेस है, नेगेटिव चार्ज यहां से घूम जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल आपको नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसके वजह से ये क्वासी एरोमेटिक या एरोमेटिक हो गया। यहां से आओ, देखो यहां से रेजोनेंस काम कर रही है, यहां से आओ, देखो यहां से भी रेजोनेंस काम करके स्टेबिलिटी आ रही है, यहां से भी बहुत जबरदस्त स्टेबिलिटी आ रही है। अब मुझे बताओ सबसे कम स्टेबल कौन है। देखो इसमें रेजोनेंस तो काम कर रहा है पर ये 2 डिग्री है, यहां पर भी रेजोनेंस काम कर रहा पर 1 डिग्री है, यहां बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये वाला मोस्ट स्टेबल है, ये वाला जो है ये भी आपको स्टेबल नजर आ रहा है। ये वाला अगर आप देखिएगा तो ये आपका ओके टाइप का स्टेबल नजर आ रहा है, और ये जो होता है ये लेस स्टेबल है, क्योंकि CH3 का इंडक्टिव भी काम कर रहा है, ये लेस स्टेबल है। तो अगर मैं इसका नाम दे देता हूं 1 2 3 4, तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, जो सबसे कम स्टेबल है। तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 के बाद कौन आ रहा होगा, 2 के बाद 3 आ रहा होगा, 3 के बाद कौन आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, और सबसे कम बेसिक कौन होगा, 1, क्योंकि 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो बस यही आप सोचिएगा, जो जितना अनस्टेबल होगा वो नेगेटिव चार्ज को उतने कम तरीके से, उतने अच्छे तरीके से होल्ड करके नहीं रख पाएगा, और लेस स्टेबल होने की वजह से वो उसको आसानी से डोनेट कर पाएगा। सो करेक्ट आंसर सबसे पहले हमारे पास 2 हुआ, अनस्टेबिलिटी में टॉप किया है। इसके बाद छोटा सा रेजोनेंस है तो 3 हुआ, इसमें बड़ा सा रेजोनेंस है 4 हुआ, और ये तो आपका एरोमेटिक वाला ही केस है, और एरोमेटिक होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये जल्दी से नेगेटिव चार्ज को डोनेट ही नहीं करेगा। 2 3 4 1 कार्बन बेस क्लियर हुआ। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके गाइज, अब आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस पे। देखो जेई और नीट का जहां तक सवाल है बेटा, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी नाइट्रोजनस बेसिस से ही आपको दिखते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। अब इसमें मैं अगर कैटेगराइज करूं तो 5 तरह की कैटेगरीज हैं जो आपको जेई नीट के लिए दिमाग में होनी चाहिए। वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी है, आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है एलिफेटिक अमीन। सबसे पहला हमारे पास है एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन का मतलब हो गया RNH2, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे गाइज हमारे पास आता है एरोमेटिक अमीन। मैं नाइट्रोजनस बेस की बात करूंगा, इन्हीं में से सवाल आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे।
एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन का मतलब हो गया ArNH2, ठीक है। तीसरे नंबर पे आओ, थर्ड पे हमारे पास आता है हेट्रोसाइक्लिक एन कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास हो गया, जी हाँ, जैसे पाइरॉल हो गया, या एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास प्रोडीन हो गया। लिस्ट बड़ी लंबी है, हम यहाँ पे अभी फंसना नहीं चाहते उसमें। तो 3 चीजों की हेट्रोसाइक्लिक एन कंपाउंड। अच्छा, चौथी चीज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है अमाइड्स। ये भी आपको कई बार दिख जाएगा बेटा। अमाइड्स आ रहा होता है, अपन इसको बोल रहे होते हैं RCONH2 को, ऐसा हो सकता है, या RCONH और यहां से R, इस तरह के आपको अमाइड्स दिखते हैं। और लास्ट कैटेगरी जो आती है वो है एमिडीन्स। लास्ट कैटेगरी जो आती है वो है एमिडीन्स। अब एमिडीन्स किसको बोलते हैं बेटा? यहां से देखिए कार्बन हो गया है, यहां से डबल बॉन्ड NH हो गया है, यहां से NH2 हो गया और यहां से R हो गया, ये एमिडीन्स है। इसी के अंदर ग्वाइनिडीन वगैरह आएगा जब आप आगे देखोगे। अब देखो, तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं इसके बारे में, आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिएगा। एक रफ आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको आगे के आने वाली चीजें समझ में आए। एलिफेटिक अमीन में मैं आपको बता रहा हूं CH3 CH2 NH2, हम एक इसको ले लिए, ठीक है, समझना। हाँ, एरोमेटिक अमीन में चलिए एनिलीन को ले लेते हैं, ये एनिलीन हम ले लिए, चलिए ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, आप देख रहे हो। मैं हेट्रोसाइक्लिक में से पाइरॉल को चूज कर रहा हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा मजा आए, राइट। अमाइड्स में से चलिए मैं एसिटामाइड को चूज कर रहा हूं, CH3CONH2 एसिटामाइड। और अमिडीन्स में से चलिए हम कुछ अच्छा ही ले लेते हैं, ग्वाइनिडीन ले लेते हैं, NH, यहां से NH2, यहां से NH2, इसका नाम ग्वाइनिडीन है। तो हमने कुछ यहां पर कैटेगरी लिया है। देखो, ब्रॉड सेंस में अगर इस नाइट्रोजनस बेस की बात करोगे, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, कैटेगरी आएगी, अलग अलग कैटेगरी आएगी। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होता है वो ये एमिडीन्स होता है, क्योंकि 2 NH2 का +M काम कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज तीनों नाइट्रोजन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो अगर मैं बात करूं एक ओवरऑल ऑर्डर की, जो आपको दिमाग में रहना चाहिए, तो इसके ओवरऑल ऑर्डर में ना सबसे पहले डबल बॉन्ड NH, NH2 सबसे पहले ये आएगा, सबसे पहले ग्वाइनिडीन आएगा बेटा। ग्वाइनिडीन के बाद दूसरे नंबर पे जो आएगा ना वो एलिफेटिक अमीन आ रहा होगा। जैसे यहां पे आपके पास CH3 है, CH2 है और NH2 है, एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन के बाद जो आएगा ना, वो जब बाहर वाला लोन पेयर अंदर की तरफ डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब आपके पास एरोमेटिक अमीन आ रहा होगा। तो ये आ गया आपके पास, देखिए यहां से NH2 एनिलीन आ गया। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे पास 2 स्पीसीज और बच गए, एक बच गया है पाइरॉल और एक बच गया है एसिटामाइड। आपको जान के जबरदस्त आश्चर्य होगा कि पाइरॉल इज मोर बेसिक देन एसिटामाइड। अमाइड्स जो होते हैं वो एक्चुअली एसिडिक होते हैं, बेसिक कैटेगरी में आते ही नहीं हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, अगर तुम इसको HClO4 के साथ ट्रीट करोगे तो लोन पेयर HClO4 के साथ लोन पेयर H पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होकर सॉल्ट बन जाएगा, पर यहां पे आप वही रिएक्शंस कराओगे, सॉल्ट नहीं बनेगा, राइट। सो इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहां से N, समझ रहे हो? जी हाँ। और लास्ट में आपके पास आ रहा होगा एसिटामाइड CH3CONH2। तो एक रफ ऑर्डर क्या निकल आया, देखिए, सबसे पहले आपके पास ग्वाइनिडीन आया है, फिर इथाइलअमीन आया है, फिर एनिलीन आया है, फिर पाइरॉल आया है और सबसे लास्ट में अमाइड आया। अमाइड्स जनरली एसिडिक होते हैं अनलेस अंटिल वो ब्रिज हेड अमाइड ना हो, ब्रिज हेड अमाइड बेसिक दिखते हुए नजर आए। तो ये एक मोटा मोटी माया जाल था नाइट्रोजनस बेसिस का, एक एक करके डिटेल करेंगे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है एलिफेटिक अमीन। देखो, सबसे ज्यादा जेई में और नीट में रिसेंटली जो सवाल पूछे गए लास्ट 8 to 10 ईयर्स के अंदर, वो एलिफेटिक अमीन से रहे। एलिफेटिक अमीन आप एनसीईआरटीज में भी देखते हो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। देखो, तो यहां पे बेसिकली एलिफेटिक अमीन की जो हम बात कर रहे हैं, ये RNH2, R2NH और R3N, ये 2 चीजें हैं। अब RNH2 को अपन 1 डिग्री अमीन के अंदर लाएंगे, आप जानते हो। R2NH 2 डिग्री अमीन के अंदर आएगा और R3N 3 डिग्री अमीन के अंदर आएगा। मैं अगर इनके बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं ना, और मैं गैस मीडिया में बोलता हूं या इनर्ट मीडिया में बोलता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास गैसियस मीडिया है या मैं आपको बोलूं हमारे पास इनर्ट मीडिया है,
तो गैसियस मीडिया या इनर्ट मीडिया में आपको ओनली इंडक्टिव देखना है, ओनली प्लस आई इफेक्ट को कंसिडर करना है, क्योंकि सॉल्वेंट कुछ है ही नहीं। तब हमारे पास ऑर्डर जो आता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अमीन का आता है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट का कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। लेकिन मजा तब आ जाता है जब आप यहाँ पे पानी यूज कर लेते हो। देखो, जब हम एक्वस मीडिया की बात करेंगे तो एक्वस मीडिया में मामला अलग है। कैसे? ऐसे समझो कि तुमने RNH2 लिया, राइट, और तुमने क्या किया, लेटस से H पॉजिटिव इसने यहां से कैच किया है, हम इसको एक्वस मीडिया में रख रहे हैं, और ये RNH3 पॉजिटिव बनाया। अब होगा क्या कि जो ये RNH3 पॉजिटिव है ना, इस पॉजिटिव के चारों तरफ सज जाएंगे, कौन? पानी, डायपोल इंटरेक्शंस के थ्रू, और यहां पे जो स्टेबिलिटी आ रही है, इस स्टेबिलिटी को बोला जाएगा आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोला जाएगा? आयन डायपोल इंटरेक्शन। आपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इसके वजह से इक्विलिब्रियम जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्विच कर जाएगी, ये यहां से फॉरवर्ड डायरेक्शंस में क्या कर जाएगी? स्विच कर जाएगी, मूव कर जाएगी, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो जब हम पानी में ले गए तो यहां पे 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहला फैक्टर इंडक्टिव है, जो कि चाहे गैस हो, लिक्विड हो, कहीं भी हो वो काम करेगा। दूसरा फैक्टर आ गया पानी में आने के बाद सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, जो कि आयन डायपोल इंटरेक्शन से स्टेबलाइज कर रहा है। अब ऑर्डर आता है वो एक सम्मिलित मिला हुआ ऑर्डर आता है, जहां पर इंडक्टिव और सॉल्वेशन को इंक्लूड करके देखते हैं कि डोमिनेंट कहां पे आ रहा है। तो 2 डिग्री अमीन के साथ क्या होता है कि प्लस आई भी यहां पे बहुत अच्छा नजर आ रहा है, साथ ही साथ सॉल्वेशन प्रोटिक मीडिया में ये भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो दोनों के दोनों फैक्टर्स चुके 2 डिग्री अमीन के पास काफी बढ़िया है, इसलिए 2 डिग्री अमीन आपको जनरली विनर नजर आएगा। सो जो ऑर्डर आपको दिखता है, अगर मैं R इज इक्वल टू मिथाइल ले लेता हूं और एक केस में R इज इक्वल टू इथाइल ले लेता हूं, मैं देखता हूं कि बहुत जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। वो कभी भी जेई में नहीं पूछा जाएगा, कम से कम आने वाले 2040-45 तक तो जेई में नहीं आएगा। तो खामोखा इसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, एनसीईआरटी में चीजें गिवन है, मेंस जनरली वही से पूछता है। एडवांस में एमिडीन्स, अमाइड्स, पायरोल ऐसे केसेस में जाएगा। वैसी चीजें नहीं बोलेंगे जो एक्सपेरिमेंटल सम अप करके अपन बात कर रहे होते कि प्रोपाइल में क्या होगा, ब्यूटाइल में क्या होगा, वो टोटली इररेलेवेंट है। तो मिथाइल की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्डर 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और फिर जाके अमोनिया आ रहा होता है। और जब इथाइल की बात कर रहे होंगे तो 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में अमोनिया आता है। समझ में आई बात? मतलब 213 और 231। आप अगर कभी भूल जाओ तो एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। देखो, जो CH3 है वो क्या है? छोटा है, वो छोटा है, और छोटे में छोटा नंबर 213, और इथाइल जो है C2H5 ये बड़ा है, और बड़े में बड़ा नंबर क्या? 231। ऐसे आप याद रखना, आपको ये 2 चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। गैस फेज में सीधा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री जाएगा, पर पानी में चूंकि 2 डिग्री में सॉल्वेशन और इंडक्टिव आ जाता है, इसीलिए 2 डिग्री जीत जाता है। बाकी एक्सपेरिमेंटल है, 3 डिग्री के केस में इंडक्टिव डोमिनेंट करेगा या सॉल्वेशन होगा। तो 213, 231 आप अपने दिमाग में रखिएगा। एलिफेटिक अमीन के अंदर एक छोटी सी चीज और आती है। क्या आती है? कॉम्पैक्ट अमीन वाली केस। तो ये भी मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप लोग देखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ट्राइथाइल अमीन लेते हैं, ये देखिए N है, यहां से इथाइल, यहां से इथाइल, यहां से इथाइल, और एक केस में हम क्या कर रहे हैं? क्विनोक्लिडीन ले रहे हैं। ये देखिए यहां से क्विनोक्लिडीन है। अब अगर मैं बात करूं दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो सीधा सा फंडा है, क्विनोक्लिडीन मच बेसिक होगा, है ना। दोनों के दोनों आपको एलिफेटिक ही दिख रहे हैं, एक साइक्लिक दिख रहा है, यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट दिख रहा है, ये आपको ओपन चेन दिख रहा है। इसमें क्या है कि लोन पेयर जो है ये डोनेट करा पाने में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर इथाइल बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए जो कि एस्टेरिकली क्राउडेड करके रखे रहेंगे, साथ ही साथ थोड़ा इन्वर्जन भी चल रहा है। यहाँ पर एस्टेरिकली क्राउडेड नहीं है, लोन पेयर आसानी से डोनेट किया जा सकता है। आपको लग रहा होगा ब्रेड्स रूल वगैरह आ जाएगा, नहीं, ये पहले भी sp3 है और H लेने के बाद भी sp3 रहेगा। अच्छा, तो ये एक चीज समझ में आई। अच्छा, एक चीज और है, माइनस आई का भी रोल आप देखिएगा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा केस दे रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा सा सोचो। जैसे कि मान लो यहां से ना मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं, पहला लिया मैंने ऐसा, दूसरा मैंने ऐसा लिया है, यहां से N, इथाइल, 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 दूसरा लिया, तीसरा गाइस मैंने जो लिया है वो ये लिया है, यहां से N लिया, और यहां से मिथाइल लिया, यहां से इथाइल लिया,
समझ रहे हो? और एक केस मैंने लिया यहां से N, यहां से O मैंने लिया है और यहां से E लिया। अब आप जरा सोचो आपके हिसाब से इनमें से बेसिक सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए? बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अब अगर आप सोचोगे तो सबसे ज्यादा जो यहां बेसिक होना चाहिए वो एक नंबर पे ये आना चाहिए, राइट, नंबर 1 पे, क्योंकि क्विनोक्लिडिन सबसे बेस्ट है। अब देखिए अगर मैं 2 नंबर की बात करता हूं तो ये ओपन है, यहां पर भी ये क्लोज है, यहां पर भी ये क्लोज है। अगर आप इंडक्टिव वाइज देखिएगा तो पता है क्या पता चलता है? ऑक्सीजन का जो माइनस आई है ये यहां पे दिखता है, और स्लाइट जो 3 नंबर वाला है हल्का सा बेसिक ज्यादा हो जाएगा। कॉम्पैक्ट होने के बावजूद आपका 4 नंबर वाला जो है वो 3 पे चला जाएगा, राइट, क्योंकि किसी भी मामले में प्लस आई यहां पर कम नहीं है। लेकिन अगर एक भी एंड को मैं खोल दूं, ओपन कर दूं, तो फिर 3 डोमिनेंट कर जाएगा। बहुत बड़ी बात बोले, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर मैं इसका ये वाला एंड खोल के ओपन कर दूं ना तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा, लेकिन 2 एंड को बांध दीजिए तो यहां पर उतना भी ज्यादा ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा है और कोई भी माइनस आई वाला ग्रुप नहीं है। यहां पे माइनस आई लगा होने की वजह से हल्का सा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इधर खींचेगा, इसके वजह से स्लाइट हल्का सा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और सबसे लास्ट में ओपन होने की वजह से स्टैटिकली क्राउडेड है, 4 पीछे आएगा। सो इंडक्टिव के भी केसेस हैं, पानी वाले केसेस भी हैं, हम इन सब के बारे में क्वेश्चंस बनाते हुए भी बहुत डिटेल में बात करें। ओके गाइस, अब नेक्स्ट आते हैं एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर। ये बड़ा ही कमाल का कैटेगरी है क्योंकि इससे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं एनिलीन्स पे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जनरली जब हम NH2 ग्रुप की बात करते हैं ना, तो NH2 ग्रुप में ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता। पूरी बात सुनना पहले। NH2 हो गया या OH हो गया, इनके ऊपर ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करते क्योंकि ये छोटे होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब हम इन ग्रुप्स को बेंजीन के साथ लगाते हैं ना, मैं NH2 और OH की बात कर रहा हूं, मैं NR2 या OR की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ NH2 और OH की बात कर रहा हूं। तो ऑक्सीजन जो होगा या नाइट्रोजन जो होगा वो लोन पेयर देने की वजह से और बॉन्ड लेंथ छोटा कर लेगा। इसके वजह से क्या होगा, ये और भी छोटा हो जाता है और जनरली इस पे ऑर्थो इफेक्ट या SIR काम नहीं करता। बट जरा रुको, आपको समझाता हूं। जैसे कि देखो, एक छोटा सा मैं केस ले रहा हूं, आप लोग समझना। जैसे कि मान लो कि मैंने यहां से NH2 रखा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो मैंने यहां से N रखा है, यहां से H है, यहां से आपने इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन को पुट कर रखा है। ये हुआ दूसरा केस। तीसरा केस लेना, मैं एक तीसरा केस ले रहा हूं जहां पर यहां पे pyridine है। मैं आपको तीनों केस पे एक एक करके बात करूंगा, फिर मैं आऊंगा। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यहां पे लोन पेयर है, वो यहां से इस तरीके से रेजो काम कर रहा है, ये इस तरीके से रेजोनेंस है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल लोन पेयर है, जो एक्सटर्नल लोन पेयर है, इसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, लोन पेयर अगर हम हटा दे, NH2 ग्रुप को हटा दे, तो भी एरोमेटिसिटी काम कर रही है। एक बाहर का चार्ज या बाहर का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, पर क्या ऐसा यहां है? नहीं। यहां लोन पेयर के कारण ही एरोमेटिसिटी आ रही है। मतलब ये लोन पेयर इस पूरे कंपाउंड की सोल है, आत्मा है। अगर लोन पेयर को हटा देंगे ना, कंपाउंड बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए लोन पेयर बहुत अच्छी तरीके से रेजो में काम करेगा। बहुत ही बढ़िया डीलोकलाइजेशन है। यहां पे डीलोकलाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्गर है पहले की कंपैरिजन में। अगर मैं pyridine की बात करूं तो यहां ऑलरेडी रेजोनेंस काम कर रहा है, लोन पेयर परपेंडिकुलर है, लोकलाइज्ड है, ये एक ही जगह पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो 1 नंबर पे pyridine आ जाएगा, 2 नंबर पे एनिलीन आ जाएगा और 3 नंबर पे पायरोल आ जाएगा। ये एक मोटा मोटी ऑर्डर है एरोमेटिक के केस में। लेकिन जरा रुको, अब सवाल पैदा होता है कि आखिर एनिलीन के केसेस में आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि SIR काम नहीं करता। मैं आपको इलेबोरेट करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है कि ये जो NH2 है ना, ये जो लोन पेयर है, रेजोनेंस में जाता है। रेजोनेंस में जाने के वजह से अगर तुम चेक करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। यहां से NH2, यहां से पार्शियल डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ऑलरेडी छोटी हो गई है। यहां पे अगर मैं कोई ग्रुप लगाता हूं ना, तो यहां पे किसी भी तरह का SIR काम नहीं करेगा, नो SIR। तो बोलोगे तो अच्छी बात है? नहीं, बुरी बात है। अगर ऑर्थो पे ग्रुप लगाया जाए तो बताता हूं कैसे। मान लो बेटा कि इस जगह पे तुमने कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अच्छा, हम इसको पानी में ले गए। मान लो कि हमने यहां ग्रुप लगाया और हम इसको पानी में ले गए, ठीक है। पानी में जाने के बाद अभी मामला चेंज हो जाएगा। देखो कैसे चेंज होगा। जैसे ही ये H को पकड़ेगा, अभी ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। यस और नो?
जैसे ही ये एक H को कैच करेगा वैसे ही sp3 हो जाएगा, और sp3 होने की वजह से आपको पता है इसमें रेजोनेंस काम नहीं करता है। अब जब ये नाइट्रोजन sp3 हो गया ना, तो इसके बॉन्ड लेंथ वगैरह सब लंबे हो गए और ये क्राउडेड भी नजर आ रहा है। इसको जो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा था रिंग के वजह से, रेजोनेंस करने की वजह से बॉन्ड और चपटी छोटी हो गई थी, वो खत्म हो गया। क्योंकि पहले यहां पर ये sp2 हो रहा था, sp2 होने की वजह से परसेंटेज s को ये 33 के आसपास ले रहा था, राइट ना ओनली 25 पे ले रहा है, p कैरेक्टर बढ़ गया, बॉन्ड लंबे लंबे हो गए। अब अगर मैं इसके बाजू में कोई ग्रुप लाके लगा दूं तो अब ये ग्रुप इसके साथ SIR करना स्टार्ट करेगा। तुम बोलोगे तो रेजोनेंस तो ऐसे भी काम नहीं कर रहा था, तो SIR से क्या ही फर्क पड़ेगा। अब अगर मान लो कि मैं पानी लाके इसको सॉल्वेट करने की कोशिश करूं तो ये अच्छे से सॉल्वेशन नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ से ग्रुप ने क्राउडिंग कर रखा है। सो इस हिसाब से ये जो ऑर्थो पोजीशंस पे जब भी ग्रुप लगा देते हैं, कोई भी ग्रुप हो, चाहे -I हो, +I हो, +M हो, -M हो, +H हो, -H हो, किसी भी तरह का ग्रुप लगा देंगे तो जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होते हैं ना, वो जनरली वीकर बेस होते हैं। जनरली क्या होते हैं बेटा, वो वीकर बेस होते हैं एनिलीन की तुलना में भी। ये अपने पेरेंट कंपाउंड एनिलीन के मुकाबले में भी ये कम बेसिक होते हैं। रीजन यही है कि शुरुआत में जो एडवांटेज लाभ मिल रहा था sp3 होने बाद वो रुक गया, और ग्रुप लगे होने की वजह से सॉल्वेशन अच्छे से नहीं हो पाया। दिस इज द ओनली रीजन कि ये खतरा पैदा कर रहा है। अब आइए चेक करके देखते हैं कि ये सचमुच में काम करता है या ये सब ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं। अभी समझाते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना। हमने यहां पे ले लिया है NH2, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया यहां से NH2 और एक यहां से लगाया नाइट्रो। तीसरा हमने ले लिया यहां से NH2, यहां से लगाया नाइट्रो। चौथा हमने ले लिया यहां से लगाया NH2 और यहां से लगाया नाइट्रो। अब मैं बात करना चाहता हूं कि इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। आप जरा सोचो। सबसे पहली चीज तो है, जैसे ही आप नाइट्रो लगाइएगा, आपको पता है कि हाइड्रोजन लेने के बाद ये दिक्कत क्रिएट करेगा। नाइट्रो यहां से -I -M दोनों लगा रहा है। जब मेटा पोजीशंस पे आपको पता है कि अगर दो ग्रुप, एक +M और एक -M, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पे रहते हैं, तो वो रेजोनेंस में रिंग के साथ तो होते पर आपस में रेजोनेंस में नहीं होते। तो यहां से केवल -I लग रहा है, -I ओनली है, ठीक है। यहां से देखिएगा -M लग रहा है, क्योंकि इतनी दूर से इंडक्टिव काम नहीं करेगा, ये नॉर्मल केस है। अब आप बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो एनिलीन होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुप ही नहीं लगा हुआ जो कि खींचता है। इसके बाद आप सोचो, ये सिर्फ और सिर्फ -I लगा रहा। -I कमजोर फेनोमेना है, मेसोमेरिक पावरफुल फेनोमेना है। तो 2 नंबर पे ये आ जाएगा, क्योंकि यहां पर मेसोमेरिक अवेलेबल नहीं है, तो लोन पे स्टिल डोनेट हो सकता है ठीक ठाक तरीके से। अगर मैं 4 नंबर वाले पे आता हूं तो यहां से -M लग रहा है। यहां पर इस तरीके का कोई SIR इफेक्ट बाद में सॉल्वेशन पे काम नहीं करेगा, क्योंकि पैरा पोजीशंस पे। तो 3 नंबर पे हम इसको लगा सकते हैं। और सबसे गंदा और बुरा बेस जो होगा ना, वो ये वाला होगा। ये बहुत ही बुरे हाल में है, क्योंकि यहां पे -I भी बहुत जबरदस्त लग रहा है, -M भी बहुत जबरदस्त लग रहा है, और साथ ही साथ जब ये H+ को कैच करेगा तो सॉल्वेशन होने भी अच्छे से नहीं देगा। तो यहां पर सॉल्वेशन को रोकने के कारण भी NO2 पीछे जा रहा है, इसीलिए 4 नंबर पे जाएगा। दूसरा फैक्ट लेते, दूसरा एक एग्जांपल लेते। अब देखो, अब गाइस दूसरे एग्जांपल में हम क्या करने जा रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां से हम लेने जा रहे हैं NH2 और एक हम यहां पे लेने जा रहे हैं NH2 और यहां पे लेने जा रहे हैं CH3। तीसरा केस हम लेने जा रहे हैं यहां से NH2, मेटा पोजीशन पे लेने जा रहे हैं CH3। चौथा केस लिया जा रहा है यहां से है NH2 और यहां से CH3। अभी अपन क्या चाहते हैं, इसमें से बताएं ऑर्डर। बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, मैं यहां पे सिर्फ मोटा मोटी एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। सो आप लोग खुद से पहले सोचो। यहां पे देखो, बाजू वाले पोजीशन से यहां से काम कर रहा है +I और +H काम कर रहा है, तो अच्छी बात है। पर नुकसान यह है कि उस तरीके से बाद में SIR लगने लगेगा, दिक्कत है। यहां से केवल +I काम कर रहा है, मेटा पोजीशन से हाइपर काम नहीं करेगा। यहां से काम कर रहा है क्या, +H बहुत ही डोमिनेंट काम कर रहा है, +I भी थोड़ा सा काम कर रहा है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, पैरा वाला, क्योंकि यहां तो डोनर ही लगे हुए, कोई SIR वेसाइर का चक्कर ही नहीं है। तो 1 नंबर पे ये आ जाएगा। अब सोचो 2 नंबर पे कौन आएगा। देखो सोचो जरा सा,
2 नंबर पे कौन आएगा गाइस? 2 नंबर पे हमारा मेटा वाला आएगा, क्योंकि इंडक्टिव एटलीस्ट काम तो कर रहा है यहां पे। ठीक है, अब आता है कि इसमें और इसमें कौन सा आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जनरली वीकर बेस होते हैं, तो एनिलीन के कंपैरिजन में भी ये वीक हो जाएगा, और 3 नंबर पे अपन इसको रखेंगे और 4 नंबर पे इसको रखेंगे। आई बात समझ में? सो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वाले केसेस जेई के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक छोटा सा डाउट आएगा कि सर एक बात बताइए ना, आप बोले यहां पर एसआईआर काम नहीं करता, कभी भी काम नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ले लो, मान लो कि यहां पर NH2 नहीं लगा हुआ, 2 मिथाइल लगा दिए, यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल, और यहां नाइट्रो लगा दिए। अब देखो कोई जरूरत ही नहीं, अब ये ग्रुप ही इतना बड़ा है कि HH देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रिपेल कर देगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम किस केस को ले रहे हैं। जनरलाइज मत कीजिएगा, लॉजिकली चलिएगा। आ गई बात सबको समझ में? सबका क्लियर हो गया एरोमेटिक अमीन? ओके गाइज, अब आते हैं अमाइड्स के ऊपर और एमिडीन्स के ऊपर। आपको समझना होगा कि आपके जेई और नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझिए। सबसे पहली बात, जब हम अमाइड्स की करेंगे बेटा तो 2 केसेस लेंगे। एक हम लेंगे नॉर्मल अमाइड्स की बात कर रहे हैं। देखिएगा बेटा, जो नॉर्मल अमाइड्स होते हैं ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ले लीजिए, RC डबल बॉन्ड हो NH2, इसका जो लोन पेयर है ना, ये पूरी तरीके से इस तरीके से रेजो में चला जाता है, और अगर आप देखिएगा ना तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये अमाइड जो है वो इमिडोल में आपको नजर आ रहा होगा। ये OH है, यहां से डबल बॉन्ड NH, आपको ये ऐसा दिख रहा होगा। ये बहुत हद तक ऐसे चला जाता है, या अगर आप चेक कीजिएगा तो ये आपको RCO के ऊपर माइनस है, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, आपको कुछ इस तरीके का ये नजर आ रहा होगा। यहां पर कोई बहुत ही ज्यादा बेसिक का फंडा नहीं कि अरे भाई हम बड़े ज्यादा बेसिक हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अमाइड्स एक्चुअली में एसिडिक होते हैं, लेकिन जरा सा रुकिए, यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप इस अमाइड्स को देखिए, देखिए अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप इस वाले अमाइड्स को देखिए। अब अगर आप देखिएगा, ये जो ब्रिज हेड अमाइड है, इसका जो लोन पेयर है ना, ये रेजो में जा ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ ब्रेड्स रूल, क्योंकि वो जो नाइट्रोजन है वो ब्रिज हेड है। अगर हम उसको प्लेनर करेंगे रिंग रैप्चर हो जाएगी। सो यहां पे पॉसिबिलिटीज है कि अगर मैं H पॉजिटिव को लाता हूं ना, तो ये लोन पेयर यहां पे डोनेट करता हुआ देखा जा सकता है। समझ में आ रही है? कितनी खूबसूरत बात है ये। यहां पे अगर आप देखिएगा ना, तो इस जगह पे डोनेट करेगा NH पॉजिटिव। अब आप में से बच्चों को लगेगा फिर भी तो ये sp2 हो गया, नहीं हुआ ना sp। अभी देखो यहां से अगर तुम चेक करोगे, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन जो है आपका sp3 है, और यहां से चेक करोगे 4 बॉन्ड पेयर है, तो ये भी sp3 है। तो आपको ये समझना है कि जो नॉर्मल अमाइड्स होते हैं वो बेसिक नहीं होते, लेकिन जो ब्रिज हेड अमाइड होते हैं उसमें स्लाइट बेसिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज जो गाइज यहां पे आती है वो है एमिडीन्स। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में 2 बार आ चुका है, मेंस में भी 2021 और 20 में नजर आया। सो अभी इसमें क्या होता है, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे सबसे बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं छोटा सा ग्वाइनिडीन का। देखो अभी ये जो है ना, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। ये एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस की कैटेगरी में आता है। अभी आप सोचो ऐसा क्या हो जाता है कि जो इतना ये पावरफुल है। देखो समझाते हैं। इसके 2 रीजंस रेस्पॉन्सिबल है। पहली चीज ये NH है, यहां से देखो NH2, यहां से NH2 है। सबसे पहली चीज ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी इसके कंपैरिजन में 18,600 गुना ज्यादा पाया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा है, मतलब जो चार्ज डेंसिटी देखा गया जब हम प्रोटॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो ये 18,600 गुना ज्यादा पावरफुल है। फाइन आर्ट का रेफरेंस है। ये इधर से आके चार्ज बढ़ा, ये इधर से आके चार्ज बढ़ा, यहां पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमाइज हो गई है और ये H पॉजिटिव को पकड़ने के लिए उतावला हो गया है, तुरंत ही H पॉजिटिव को कैच करेगा। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। देखो यहां से डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव आएगा, यहां से NH2 आएगा, यहां से NH2 आएगा। आफ्टर दैट क्या होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेप है। लोन पेयर अंदर की तरफ आएगा, यहां से देखिएगा इस तरीके से डीलोकलाइजेशन है, तो यहां से आपको NH2 नजर आ रहा है, यहां से NH2 नजर आ रहा है, यहां से देखिए इस तरीके से NH2 नजर आ रहा है, इस पे पॉजिटिव। अभी इसका लोन पेयर आएगा और यहां से जाएगा, तो पता क्या चल रहा है, बारी बारी करके तीनों नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे और यहां पर इसका 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखेगा।
3 इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखेगा जो इसको बड़ा स्टेबल बना देगा। यही रीजन है, देखो जनरली हम पॉजिटिव चार्ज को इस तरीके से मोबाइल होके स्टेबलाइज होते हुए नहीं देखते, बहुत रेयर ऑफ रेयर केस है जो कि ग्वानिडीन में दिख रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए इतना बेसिक क्यों होता है तो आप 2 रीजन दीजिएगा। पहला कि ये वाला NH2 का जो प्लस M लग रहा है और ये NH2 का जो प्लस M लग रहा है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन की चार्ज डेंसिटी को बढ़ा दे रहे हैं, जिससे ये फटाफट H को पकड़ ले रहा है। दूसरी चीज कि H को पकड़ने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ रहा है वो बारी बारी करके तीनों नाइट्रोजन के ऊपर घूम जा रहा है, जिससे स्टेबिलिटी ज्यादा गेन हो जा रही है। तो एक अच्छा बेस वो होता है जिसका कंजुगेट एसिड स्टेबलाइज हो, इसका कंजुगेट एसिड तो कुछ ज्यादा ही स्टेबलाइज्ड है। तो दोनों की दोनों, जो इसका एक प्री रीजन है मेसोमेरिक वो भी हिट है और जो पोस्ट रीजन है स्टेबलाइजेशन वो भी हिट है। दैट्स व्हाई ग्वानिडीन इज अ वेरी पावरफुल बेस। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि सर अगर मान लीजिए कि एक तरफ से लगा दे, जैसे कि मान लो यहां से NH2 है, ठीक है, और लेटस से यहां पे कार्बन है, ठीक है, और यहां पे मान लो NH है और यहां से CH3 है। देखो यहां पर एक छोटा सा एमिडीन आपको नजर आ रहा है, ये CH3 की तरफ से हल्का सा प्लस आई और हल्का हाइपर काम करेगा। अब अगर मैं इसी जगह पे पुट कर दूं ग्वानिडीन को, जैसे कि मान लो यहां पर NH है, यहां NH2 है और यहां NH2 है, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये होगा। क्यों? अब देखो यहां से तो रेजोनेंस काम कर रहा है, प्लस M काम कर रहा है, यहां से CH3 का प्लस I और प्लस H है, यहां से प्लस M भी काम कर रहा है, यहां से भी प्लस M काम कर रहा है, चार्ज डेंसिटी बढ़ी हुई है। सेकंड वाला जो है मच बेसिक नजर आ रहा है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। तो ये भी छोटा सा एग्जांपल बड़ा ही काम का है। ओके गाइस, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला गया है कि इसमें से LSD का सबसे मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है? तो बेसिकली लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड है। LSD एक ड्रग है, आप जानते हो, इमोशंस और बाकी कंट्रोल मैं अभी जानना नहीं चाहता। एवरीडे में, एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। सवाल पे आते हैं। बोला गया है कि LSD का सबसे मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है? चेक करो, ये लोन पेयर है, ये अंदर की तरफ आएगा, डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा। इसका लोन पेयर चेक करो, अमाइड है, अमाइड को तो छोड़ ही दो। इसका लोन पेयर चेक करो, लोकलाइज्ड है। अब आपको पता है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट नजर आएगा, हालांकि इसका लोन पेयर इधर भी जा रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक जो दिखेगा वो अपने पास 2 होगा, क्योंकि 2 में किसी भी तरह का डीलोकलाइजेशन नहीं है। एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है जिसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप ध्यान से देखिए, जेईई मेंस 2020 का सवाल है। बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, रिसेंट सवाल है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा फॉलोइंग इंटरमीडिएट का, फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग बोला गया है। तो आपको क्या मैंने बोला था, आपको चेक करना है कौन कितना अनस्टेबल है। जो जितना अनस्टेबल होगा वो उतना बढ़िया बेस होगा। तो देखो यहां पे आप चेक कर ही सकते हो कि CH3 धकेलेगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये मैक्सिमम अनस्टेबल हो जाएगा। ये मैक्सिमम अनस्टेबल हो जाएगा और मैक्सिमम अनस्टेबल होने की वजह से ये मैक्सिमम बेसिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बेसिक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एक सबसे ज्यादा बेसिक नजर आया। अब आइए, अब अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से रेजोनेंस काम कर रहा है। रेजोनेंस काम करने की वजह से ये sp2 हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया है। अच्छा, यहां से आओ, ये sp3 है, कोई भी स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं है, तो ये भी हमारा एक अच्छा बेस नजर आएगा, गुड बेस नजर आएगा। ठीक है, अच्छा अब आओ, अब देखो यहां से साइनाइड है। साइनाइड को अगर अपन चेक करें तो यहां पर ये sp कार्बन है और यहां पर भी sp कार्बन है। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि बेसिसिटी में पहले sp3 सबसे ज्यादा बेसिक आएगा, इसके बाद sp2 आएगा। देखो सवाल बनाने में कुछ नहीं है, पर समझाना इंपॉर्टेंट है। सो देखो, एक सबसे ज्यादा बेसिक अपने पास नजर आ रहा, सबसे ज्यादा बेसिक एक है, एक के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद sp2 को लेंगे तो 2 आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब बचा 3 और 5, ये भी sp ये भी sp, पर यहां पे नाइट्रोजन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा इस तरफ, इसीलिए पीछे चला जाएगा और हमारे पास पहले आ जाएगा 3 और इसके बाद आ जाएगा 5। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड में और एसिटिलीन में, हाइड्रोजन साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए उसका कंजुगेट बेस सबसे पुअर होगा। सो अगर मैं उल्टा कर दूं तो 4 3 2 5 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 पहला ही करेक्ट आंसर है। आपको बात समझ में आ गई? तो आपको यह चेक करना था कि जो जितना स्टेबल होगा वो उतना बुरा बेस होगा और जो जितना अनस्टेबल होगा वो उतना बढ़िया बेस होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे बात किया जा रहा है कि बताइए इसमें से बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से, सिंप्लीफाइड है, सोचो पहले।
अगर तुम 4 को देखोगे तो तुमको यहां पर एक एमिडीन नजर आ रहा होगा, ये जो लोन पेयर है इस तरफ आके चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा, तो 4 जो है आपको सबसे बढ़िया मैक्स दिख रहा होगा, मैक्सिमम दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे वीकेस्ट की मैं बात करूं तो सबसे पुअर कौन होगा, ये लोन पेयर, क्योंकि ये पूरी तरीके से एरोमेटिक में चला गया, तो 2 जो होगा सबसे वीक होगा। आप यहीं से ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, सबसे आगे 4, उसके बाद 2, देख लो 4 और 2 कहां पे, अच्छा 2 ऑप्शंस में 4 और 2 नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आइए 5, 3, 1 में कैसे कंपेयर करेंगे। अब देखो सिंपल सा फंडा है कि यहां पर एक छोटा सा रेजोनेंस काम कर रहा है, और अगर 3 में देखोगे तो एक काफी बड़ा सा रेजोनेंस काम कर रहा है जो बड़े लूप में जा रहा है, और 1 जो है वो लोकलाइज्ड है, तो ये लोकलाइज्ड होने की वजह से ये थोड़ा सा जीत गया, ये लोकलाइज्ड होने की वजह से थोड़ा सा आगे चला आया। तो सबसे पहले एमिडीन वाला 4, इसके बाद आएगा 1, अब ये भी गलत हो गया, सबसे पहले 4 फिर 1। अब देखिए 2 सबसे पीछे, 5 और 3 में इन्होंने 5 को पहले बोला है, ये इसमें एक छोटा सा रेजोनेंस है, 3 बड़ा लंबा सा रेजोनेंस काम कर रहा है, तो पहले 5 फिर 3 और 2 में मैंने बोला ना एरोमेटिसिटी बर्बाद कर देगा, इंटरनल डिलोकलाइजेशन है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोला गया है कि बताओ जो फेवरेबल साइट होगा वो प्रोटोनेशन का, वो इस कंपाउंड में क्या होगा। सिंप्लीफाइड है, आप सोचो जेई मेंस 2019 का सवाल है, देख रहे हो जो आप पढ़ो वो बड़ा रेलेवेंट हो, ऐसी कोई चीज मत पढ़ो जो आती ही नहीं है। नॉलेज गेन करने के लिए पूरी जिंदगी बची हुई है, लेकिन एग्जाम ही नहीं निकलेगा तो नॉलेज लेके क्या करोगे। सो पहले एग्जाम को क्रैक करो। बोला गया कि फेवरेबल साइट जो है वो प्रोटोनेशन का इस कंपाउंड में क्या होगा। आप देखो सबसे पहली चीज तो है कि इसका जो लोन पेयर है लोकलाइज्ड है, समझ में आ रही बात, इसका जो लोन पेयर है ये भी लोकलाइज्ड है, इसका जो लोन पेयर है ये भी लोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, समझ में आ रही बात, और इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। तो ए और ई को छोड़ दीजिए, आप डी को यूज कर सकते हैं, बी को यूज कर सकते हैं, सी को यूज कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर जो हो गया वो बी सी डी हो गया हमारे पास। बी पे भी प्रोटोनेशन हो सकता है, सी पे भी प्रोटोनेशन हो सकता है, डी पे भी प्रोटोनेशन हो सकता है, ए पे चूंकि आपको पता है हो सकता है पर फेवरेबल साइट नहीं है, रेजो में जा रहा है, और ई में भी रेजो में जा रहा है। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला बोला गया दिस इज मोर बेसिक देन दिस। आइए देखते हैं क्या ये बात सही है, मोर बेसिक होगा। देखो ये जो चार्ज है, यहां पे जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, और यहां पे देखो ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो एक्चुअली में ये मोर बेसिक है, इन्होंने इसको बोला है मोर बेसिक, गलत स्टेटमेंट। दिस इज मोर बेसिक देन दिस, नहीं, ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 है, और ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 है, और sp3 मोर बेसिक होता है। सो अगेन इसने उल्टा बोल दिया है। हाँ, आप बोलोगे ऑक्सीजन का माइनस आई, हाँ सही बात है, माइनस आई है, थोड़ा सा नुकसान होगा, पर sp3 का एक्सट्रीम एडवांटेज ले रहा है ये। तीसरा बोला गया दिस इज मोर बेसिक देन दिस, ये देखने में लग रहा है आपको कि सही हो सकता है, पर ध्यान से देखिए, ये बोला गया मोर बेसिक, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब ये रेजो कर रहा है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रही है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं है, और इसका इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं बना। बट यहां आओ, यहां तुम देखो, यहां पे दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसको इक्वल कंट्रीब्यूटिंग बनाता है, जो कि इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टेबलाइज कर देता है। इसीलिए फिनॉक्साइड आयन मोर बेसिक है एसीटेट आयन के कंपैरिजन में, या बेंजोएट आयन के कंपैरिजन में। उल्टा भी सोच सकते थे आप, मुझे बताओ फिनॉल में और एसिटिक एसिड में, मैंने पिछली क्लास में बताया है, या बेंजोइक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है, आपको पता है एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो जो ज्यादा एसिड है उसका कंजुगेट बेस पुअर होगा, और जो पुअर एसिड है उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, सी इज करेक्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया ना। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिस। देखो सिंपल सा फंडा है, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं था। ये वाला भी आपको ऑक्सीजन ठीक दिख रहा है, NH2 ठीक दिख रहा है, ये भी आपको ठीक दिख रहा है, बट आपको पता है कार्बन बेसिस जो होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आएगा, सबसे पहले जो है ये आएगा, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आएगा, जी हाँ, क्योंकि ये कार्बन बेस है। परफेक्ट। अच्छा, इसके बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन बेस आएगा, शुरुआत में ही मैंने बताया था। तो 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा। अच्छा, अब रही बात कि इसमें और इसमें बताएं कौन ज्यादा है। अब इसको 2 तरीके से तुम कंपेयर कर सकते हो, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, या दूसरा लॉजिक से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अगर हम चले तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 3.25 होती है, और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, 3.50 होती है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो नेगेटिव को होल्ड करके रखेगा, जबकि कार्बन पे ऐसा नहीं है। उल्टा सोच सकते थे कि पानी जो होता है वो एसिटिलीन से ज्यादा एसिडिक होता है, तो पानी चूंकि ज्यादा एसिडिक है तो
कंजुगेट बेस पुअर हो जाएगा, तो वाटर बाद में आएगा, ये पहले आएगा। 3 नंबर पे ये आएगा और 4 नंबर पे ये आ रहा होगा। अब ऑप्शंस की तरफ आइए। सबसे पहले कार्बन दिखा, ठीक है, NH2 दिखा, ठीक है, ये दिखा, ठीक है, ये दिखा, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। शुरुआत में ये आपको आंसर मिल गया, अभी JEE 97 का क्वेश्चन था। क्लियर है सबका? ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? देखो सबसे पहले इस नाइट्रोजन को लो, अमाइड है तो भूल जाओ, अमाइड की बात नहीं करेंगे। यहां पे आओ, अमाइड है, भूल जाओ, इसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, ये अमाइड नहीं है। देखो यहां पर एक sp3 कार्बन है, बीच में थोड़ा सा एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो ये आपको एक 3 डिग्री अमीन दिख रहा है। कैसा अमीन? कॉम्पैक्ट अमीन। मजा आ गया। इसमें तो बहुत सही आपको नजर आ रहा है, ये बहुत सही होना चाहिए, आगे देखना ही नहीं है। ब्रिज हेड है, ठीक ठाक सा बेस है, बट बहुत ही पुअर बेस है, काफी ज्यादा -I वाले ग्रुप भी लगे हुए हैं, छोड़ दो। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपको बात समझ में? तो सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक पूछा गया था, सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है, कॉम्पैक्ट है, तो आसानी से डोनेट कर पाएगा। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। JEE 2000 का क्वेश्चन है। अब पूछा गया इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा? पहले बात तो जो आपको बताएं आप उसी पर टिके रहिए। देखिए यहां से एनिलीन है, तो एनिलीन में आप देख ही रहे हो कि यहाँ से रेजो काम कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। मेटा पोजीशन पे नाइट्रो है और एनिलीन लगा हुआ है। देखो यहाँ से NH2 है और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो है। लोन पेयर अंदर की तरफ आएगा। नाइट्रो आपको पता है यहाँ से -I लगा रहा है, बहुत बुरे हाल में है। अच्छा, पैरा नाइट्रो पे आइए। ओहो, ये तो और भी गंदे हाल में है, क्योंकि नाइट्रो जो यहाँ से अपन NH2 और NO2 लगाएंगे, -I -M, बहुत बुरे हाल में इसको भेज देगा। ये सब के सब बहुत ही गंदे बेसिस हैं। लेकिन डी पे आते हैं, ये तो एरोमेटिक है ही नहीं, इसके बीच में एक CH2 का बकेट लगा हुआ है जो कि रोक रहा है इधर जाने से। सो ये आराम से डोनेट होगा और एक्चुअली ये एलिफेटिक अमीन के जैसा काम करेगा। और यही रीजन है कि यहाँ लोकलाइज्ड होने की वजह से लोन पेयर सबसे ज्यादा बेसिक आपका डी होगा। इसको अपन बेंजाइल अमीन बोलते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। अब ये क्वेश्चन भी बहुत यूनिक है। इसमें जो स्टेबलाइजेशन फैक्टर है वो बड़ा कमाल का। आपको मैंने जस्ट बताया बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करना है आपको, कि आपको चेक करना लोन पर कौन कितना बढ़िया से डोनेट कर पाता है। दूसरी चीज ये चेक करनी है कि जब वो डोनेट कर देता है तो वो कितना स्टेबलाइज कंजुगेट एसिड बनाता है। देखो अपन अगर यहाँ से डोनेट करा देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ एक्स्ट्रा तो अपने को नहीं दिखा, ऐसा तो हुआ नहीं कि कुछ जबरदस्त कुछ आ गया। यहाँ पर भी डोनेट करा दे, ठीक ठाक से है, कुछ एक्स फैक्टर नहीं दिखा, पर अभी आएगा मजा जब आप यहाँ पे इसको अगर ऐड करोगे ना, तो देखो ये यहाँ से स्टेबलाइज हो जाएगा। जो कॉन्जुगेट एसिड होगी ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा। इस तरह के बेसिस को स्पॉन्ज बेस बोला जाता है। ये प्रोटॉन को बिल्कुल ही एब्जॉर्ब करके एक्सट्रीम स्टेबलाइज्ड कर देता है। इसी तरीके के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। अगर आपको थोड़ा सा याद आए तो मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल्स भी करा रखे हैं। याद आ रहा है कुछ आपको ऐसे वाले एग्जाम्पल्स, है ना? ये देखो यहाँ से H लेने के बाद ये इस तरीके से स्टेबलाइज हो जाता है। पॉजिटिव एक्चुअली पूरा का पूरा यहाँ घूम जाता है। इस तरह के बेसिस भी एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, इसको स्पॉन्ज बेस बोलते हैं। सो सी इज द जबरदस्त पावरफुल बेस के अंदर आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बेसिस, स्पॉन्ज बेस, डार्क बेसिस, बड़े सारे बेसिस आते हैं, हम आपको बता चुके पहले भी। राइट, क्लियर है सबका? क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। बोला गया दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अभी जस्ट मैंने आपको 10 मिनट पहले बताया है किसके बारे में? जी हाँ, एमिडीन्स के बारे में। एसिटिमिडीन्स है। आप चेक करो, यहाँ से चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी और यहाँ से भी +I+H काम कर रहा है, तुरंत ही यहाँ से आके हाइड्रोजन को पकड़ेगा, तो ये बेस्ट होगा। मुझे कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आता है ये 2 डिग्री है। आपको पता है 2 डिग्री बेटर होता है किसके कंपैरिजन में? 1 डिग्री के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा और लास्ट में अमाइड। अमाइड एसिडिक होते हैं। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4। 1 3 2 4। सिंप्लीफाइड है, कितने आसानी से बन रहे हैं यार, कुछ भी तो नहीं है। कॉन्सेप्ट पता हो जाने के बाद ना चीजें बिल्कुल खुलती चली जाती। देखो रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, मैं पूरा दिन पढ़ा रहा हूँ, अभी भी क्लास ले रहा हूँ। मैं सुबह 7 बजे से लगातार पढ़ाता ही जा रहा हूँ और अभी भी मेरी क्लास है। आप लोगों के लिए लाता हूँ यार, शेयर कर दिया करो प्लीज़, है ना? मतलब ज़्यादा सपोर्ट कर दिया करो। ऐड भी नहीं लगाते तुम लोगों के लिए, 2-4 ऐड लगा दें, ऐसा भी नहीं है। पैसे वैसे कमाने के लिए नहीं बनाते, बस आपके लिए बना देते हैं वीडियोस। आप लोग ज़रूर शेयर किया करो, राइट? अच्छा, ओके गाइस, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपको अनअकैडमी प्लस पे मेरे कुछ कमाल के कोर्सेज है, ब्रेनाजा 2.0, लक्ष्य 2.0। अगर तुम प्लस पे पढ़ रहे हो तो तुमको पता होगा ये कोर्सेज कितने मायने रखते हैं हमारे लिए। यहाँ पे क्विक इंप्रूवमेंट है, PYQ प्लेटर है, GMP ITS प्लेटर है, बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। ये जो कोर्सेज है लेजेंडरी कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे। ये मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को 7 बजे चलते हैं। अभी मैं इसमें आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ, अभी GOC में स्टार्ट करूंगा। तो अगर तुम मेंस और एडवांस दोनों
दोनों की तैयारी करना चाहते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम्हारा गोल मेंस और एडवांस दोनों है तो तुम लोग इस कोर्स को जरूर इनरोल करो। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे शाम में 7 बजे ये कोर्स चलता है। इसके अलावा अगर तुम सिर्फ चाहते हो जेई मेंस को कवर करना या थोड़ा एडवांस को हल्का टच करना, तो उसके लिए इनविजन 2.0 चल रहा है। इनविजन 2.0 बड़ा ही कमाल का बैच है, आप लोग मेक श्योर इनविजन 2.0 को जरूर चेकआउट करें, मजा ही आ जाएगा, शानदार है। इसके अलावा इवॉल्व बैच भी आपको मिल जाता है। इवॉल्व बैच भी बहुत फोड़ू बैच है। इस बैच में 12th वाले कोई भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं ईयर लॉन्ग के लिए। अगर आप आना चाहें तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड IITN एक्सप्लेन्स है, आप कोशिश करें कि इस कोड का यूज करें, और कोड का जब आप यूज कीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है वहां पे। ऊपर ऊपर आपको नहीं दिखेगा, पर जब आप अंदर घुसोगे ना तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए। यूज कीजिए और जरूर प्लस पे आइए, प्लस की दुनिया आप शानदार है। जो पढ़ते हैं 299 के थ्रू आए हैं उनको बताने की जरूरत नहीं, वो खुद कमेंट में लिख देंगे कैसा प्लस पे लगता है। और अभी तो यही सारी चीजें अभी चल रही हैं, तो आप लोग इनविजन 2.0 पे आ सकते हैं, इवॉल्व में आ सकते हैं, और सबसे शानदार आपका ब्रनांजा और लक्ष्य 2.0 है। मुलाकात होती है, कमेंट में बताइएगा आपके कितने सही हुए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।